हेलो दोस्त, वेलकम टू द शिक्षा बिंदु। मैं अमित लाल और आज हम लोग मिले इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन के लेक्चर नंबर 3। आज ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज का लेक्चर एक छोटा रिक्वेस्ट से शुरू होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की मिट्टी, इस दुनिया की मिट्टी खतरे में है और मिट्टी खतरे में है इसलिए अर्थ भी खतरे में है और चूंकि अर्थ खतरे में है तो हमारी लाइफ भी खतरे में है। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सेव द सोल, सेव द अर्थ, सेव द अर्थ, सेव द लाइफ। तो चूंकि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग मिले हैं और लेक्चर नंबर 2 तक हम ये समझ चुके हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हम लोग इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट किया करते हैं जहां पर मुझे साफ साफ पता है कि जो ऊपर वाला फंक्शन है वो पॉलिनोमियल होता है और नीचे वाला जो फंक्शन है वो भी पॉलिनोमियल होता है। और एक बात जो ख्याल रखने लायक था वो ये था कि नीचे वाला फंक्शन पॉलिनोमियल तो होता है लेकिन वो कभी भी जीरो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, 1 भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, 2 भी अपने आप में पॉलिनोमियल है, जिसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला करते हैं। तो भाई साहब नीचे वाला जो चीज है वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। और जब कभी भी आपको ऐसा फंक्शन मिला करता था fx by gx के फॉर्म में, जहां पर fx पॉलिनोमियल, gx पॉलिनोमियल, gx जीरो के बराबर नहीं, तो इस तरह के फंक्शन को आप लोग बोला करते थे कि सर ऐसा वाला जो फंक्शन है ना उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल फंक्शन। और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हम लोग रेशनल फंक्शन का ही इंटीग्रेशन करते हैं। रेशनल फंक्शन इस दुनिया में आया ही इसलिए ताकि वो रेशनल फंक्शन का पार्शियल फंक्शन इस दुनिया में आया ही इसलिए ताकि वो रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सके। अब सवाल ये था, बात ये थी कि जो रेशनल फंक्शन था तो रेशनल फंक्शन में भी हम लोग देखे थे कि दो तरीके की बात थी। क्या क्या बात था? एक तो सिंपल सा बात था कि भाई रेशनल फंक्शन जो है वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो सकता है, और दूसरी बात थी कि या तो वो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बात था कि भाई साहब जब प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा ना तो आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, और जब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा ना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो जो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा fx by gx के फॉर्म में, तो उस समय क्या करिएगा कि आप fx को gx से डिवाइड कर दीजिएगा और पूरे के पूरे फंक्शन को आप बदल दीजिएगा इस फॉर्म में। मान लेते हैं qx प्लस ऑफ rx डिवाइडेड बाई dx के फॉर्म में। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जब हम fx को gx से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन मिलेगा, तो यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, प्लस कुछ रिमाइंडर बचेगा जो ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी कि जो भी डिवाइजर बचेगा उसको नीचे लिखेंगे। और ऐसे करने के दरमियान आप ये पाएंगे कि इधर वाला तो सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन है, लेकिन इधर वाला फिर से जो बचेगा वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन बचेगा। और जब आपको प्रॉपर रेशनल फंक्शन दिखे तभी आपको पार्शियल फ्रैक्शन याद आना चाहिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगेगा जब हमको प्रॉपर रेशनल फंक्शन दिखेगा। इतना बात हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। अगर इन बातों को आप डायरेक्टली लेक्चर 3 में सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपको समझने में कंफ्यूजन हो थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए आप लेक्चर 3 में आने से पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करके आए। ये भी एक दूसरा रिक्वेस्ट है। अब आगे की बात करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में हमको तोड़ने का मन कब करेगा? जब आपके पास प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा, जो ये फंक्शन दिया होगा वो प्रॉपर होगा, तब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। अगर इम्प्रॉपर होगा तो नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे लेकिन उससे पहले ये स्टेप करेंगे, यानी कि इसको इससे डिवाइड करके पहले इस तरीके से लिख लेंगे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में, जहां पर ये पाएंगे कि ये वाला जो फंक्शन है फिर से प्रॉपर रेशनल फंक्शन बन जाएगा। और चूंकि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन बन गया है तो हम लोग इसमें डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं
लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने का मतलब क्या था? पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने का मतलब सिंपल बात था, ध्यान से समझिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने का सिंपल सा फंडा है कि आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास जो इंटीग्रेंड दिया हुआ है ना, जो फंक्शन दिया है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, वो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है। मतलब उसका डायरेक्ट हम आंसर में जानते हैं भैया इसका इंटीग्रेशन करके इतना होगा। जैसे हम जानते हैं e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करके e टू दी पावर x से मिलेगा, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x मिलेगा, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन होता है ना रेशनल फंक्शन के नाम पे, हम उसका डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसीलिए हमको वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने का दरकार पड़ता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब आपको मिलेगा, अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन अब अप्लाई करेंगे, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कब करेंगे? तब करेंगे जब यहाँ जो रेशनल फंक्शन मिला है वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा तब। अगर इम्प्रॉपर है तो पहले ऐसा बदलेंगे और फिर देखेंगे कि हम इतना के लिए क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करेंगे। तो जब आप पार्शियल फ्रैक्शन में अपना जब पार्शियल फ्रैक्शन में अप्लाई करते हैं ना प्रॉपर रेशनल फंक्शन आने के बाद, तो वहां पर कुछ बात का ख्याल रखना पड़ता है जो कि भी पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया गया था। वो बात क्या है उसको ध्यान से सुनिए। वो बात यह है कि जब आपको डिनोमिनेटर के नाम पे, किसका डिनोमिनेटर? अरे भाई पार्शियल प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर, मान लो ऐसा कोई फंक्शन दिया है f(x) by dx फॉर्म में जो कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, अगर वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो हम उसका डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। क्योंकि भाई हम पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई करेंगे? जब आप प्रॉपर रेशनल फंक्शन लिएगा। तो अगर आप प्रॉपर रेशनल फंक्शन है और आपका जो डिनोमिनेटर है अगर वो इस लक्षण का है, इस लक्षण का लीनियर है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का कोई भी फैक्टर, डिनोमिनेटर जो है अगर वो लीनियर होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, जैसे मान लो कि डिनोमिनेटर में मतलब कि जीएक्स में ax प्लस बी के फॉर्म में कोई फैक्टर है, ax प्लस बी के फॉर्म में कोई फैक्टर है, ये लीनियर तो है और चूंकि एक ही बार है, माथा में पावर 1 लगा हुआ है, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो बोला कि जब ऐसा होगा ना, मतलब ऐसा होगा तो इसके लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखोगे? ऊपर कोई कांस्टेंट लिखना डिवाइडेड बाय नीचे ax प्लस बी यानी कि जेव का तेव लिख देना, सिंपल बात है। और अगर डिनोमिनेटर किसका? प्रॉपर रेशनल फंक्शन का, प्रॉपर रेशनल फंक्शन का, अगर डिनोमिनेटर जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन का वो बोल रहा है कि लीनियर होगा और रिपीटिंग होगा। क्या बोलने का मतलब है कि लीनियर तो होगा ही लेकिन रिपीटिंग होगा, यानी कि ये 2 बार होगा या 2 से ज्यादा बार होगा, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, 2 बार हो जाए। तो उस केस में आप जब उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ोगे, पार्शियली तोड़ोगे उसको, तो उसको ऐसे तोड़ना कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ax प्लस और b, मतलब इसका पावर 1 प्लस और कोई दूसरा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ax प्लस b का होल स्क्वायर। और रुक जाना, क्योंकि यहां पर जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना ही मैक्सिमम बार हम लोग जाएंगे, बस वही रुक जाएंगे। अगर यहाँ पावर 3 होता तो यहाँ पावर 1 तो गई की है, पावर 2 भी जाते और अगला बार प्लस c करके कोई दूसरा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ax प्लस b के पावर 3 करते। हम केवल 2 में ही बता रहे हैं, 3, 4, 5 आप अपने आप समझ जाइएगा, आपको जब भी जैसा केस मिलेगा उसके हिसाब से डील करिएगा। अब ये जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर कैसा मिल सकता है? क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग। क्वाड्रेटिक मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c के फॉर्म में प्रॉपर रेशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसका कोई फैक्टर मिलेगा। तो अगर हमको ऐसा मिल गया तो इस केस में वो हमको बोला कि आप अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़िएगा तो कैसे लिखिएगा कि ऊपर कोई ax प्लस b यानी कि लीनियर लिखिएगा, लीनियर, और डिवाइडेड बाय नीचे जेव का तेव ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c, ऐसा तो लिखिएगा। कब लिखिएगा ऐसा? जब आपको किसी प्रॉपर रेशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग। और अगर मिलेगा क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c का पावर 2 मिलेगा, मतलब 3 भी मिल सकता था, हम बस 2 में बता रहे हैं जानबूझ करके, बाकी आप समझ लीजिए 3 मिलेगा तो क्या करेंगे, 4 मिलेगा तो क्या करेंगे, 2 मिलेगा। 2 मिलना मतलब क्वांटिटी तो है लेकिन रिपीटिंग है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक बार नहीं 2 बार है, यानी रिपीट किया, एक बार 2 बार रिपीट किया है,
3 बार होगा तभी रिपीट किया है, 4 बार होगा तभी रिपीट किया है। हम फिलहाल 2 के लिए बता रहे हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक है और रिपीटिंग है और हम अगर इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, ऊपर कोई लीनियर लिखेंगे ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c और प्लस ऑफ, फिर से कोई और नया लीनियर लिखेंगे, मान लेते हैं cx प्लस d और डिवाइडेड बाई लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर पावर 2 था इसीलिए मैक्सिमम 2 तक गया, लेकिन अगर यहाँ पावर 3 होता तो फिर से क्या करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं और यहाँ पर कोई लीनियर लिखते हैं और यहाँ पर पावर 3 वाला लिखते हैं। रुकेंगे कहाँ, मैक्सिमम पावर यहाँ पर जितना होगा वहीं तक जाकर रुक जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर जितना था वहीं तक जाकर रुक गए थे। तो ये जो तरीका है बेसिकली जब हमको रेशनल फंक्शन मिलेगा और रेशनल फंक्शन में भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन मिलेगा, क्योंकि इम्प्रॉपर मिलेगा तो पहले ऐसे डिवाइड करेंगे, उसको सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन और प्रॉपर रेशनल फंक्शन में बदलेंगे और फिर से हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज केवल प्रॉपर रेशनल फंक्शन के लिए ही करेंगे। तो चूंकि हमको साफ साफ पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज प्रॉपर रेशनल फंक्शन के लिए ही करना है, इसीलिए हम आपको साफ साफ बोल रहे हैं कि जब भी रेशनल फंक्शन के नाम पे जो मिलेगा वो अगर वो प्रॉपर होगा तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाइएगा। और पार्शियल फ्रैक्शन लगाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपको लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग मिलेगा तो पार्शियल फ्रैक्शन इस तरीके से तोड़ेंगे, और अगर लीनियर और रिपीटिंग मिलेगा तो इस तरीके से तोड़ेंगे, क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग मिलेगा तो इस तरीके से तोड़ेंगे, क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग मिलेगा इस तरीके से तोड़े थे। इतना बात हम पिछले क्लास तक भी कर चुके थे। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो अभी तक जितना चर्चा किए थे वो पिछले क्लास का ही रिवीजन है। अब आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में एक क्वेश्चन लिए थे जो कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 के नाम पे दिख रहा है आपको। अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला बात, हमको साफ साफ यहाँ पर एक चीज दिख रहा है कि भाई साहब आप मेरे पास जो इंटीग्रेंड है, मतलब जिस भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो किस फॉर्म में है, fx बाई gx के फॉर्म में है। ये किसके जगह पे है, fx के जगह पे, ये किसके जगह पे है, gx के जगह पे, मतलब fx बाई gx के फॉर्म में। तो एक बात तो श्योर हो गया कि भाई साहब आप कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, क्योंकि fx बाई gx के फॉर्म में रहेगा तो रेशनल फंक्शन बोलेंगे उसको। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ऊपर वाला पोलिनोमियल है उसका डिग्री 2 है। ये जो fx है ना, इसका जो डिग्री है, इसका जो डिग्री है वो 2 के बराबर है, और नीचे वाला जो gx है ना उसका जो डिग्री है वो भी 2 के बराबर है। और हमको साफ साफ पता है कि अगर fx वाला का डिग्री gx वाला का डिग्री से बराबर या बड़ा हो तो हम इस तरह के फंक्शन को क्या बोला करते हैं, इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और अगर हमको मिलेगा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन तो हम लोग सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सिंपल अलजेब्राइक प्लस प्रॉपर रेशनल फंक्शन के रूप में बदलेंगे। और वो बदलते कैसे हैं, ऊपरे वाला को नीचे वाला से डिवाइड करके ऐसे बदलते हैं। और बदलने के बाद इसका इंटीग्रेशन तो सिंपली हो जाता है, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते समय इन 4 बात का ख्याल रखते हैं कि जो हमको प्रॉपर रेशनल फंक्शन मिलने वाला है उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस लक्षण का है, इनमें से जिस भी लक्षण का होगा हम उसी अकॉर्डिंग उसको टैकल करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किसको डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपरे वाला को। किसको ऊपरे वाला, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। साफ साफ दिख रहा है कि एक बार में जाएगा, नीचे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो ज्यों हो जाएगा, माइनस ऑफ 5x। तो चूंकि यहाँ पर x वाला कोई टर्म नहीं है तो माइनस ऑफ 5x अलगे रखते हैं, और प्लस ऑफ 6 इंटू 1 6, सिंपली बात है घटाना है, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि डिवीजन में तो घटाते हैं ना, और इसके साथ ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 5 और प्लस ऑफ 5x। हम लोग इसी को जब इस तरह से डिवाइड किया ना तो यहाँ पर इसी को बोल रहे हैं, इसी वाले चीज को बोल रहे हैं कि आप qx के बदले हैं, और इस वाले चीज को बोल रहे हैं कि आप rx के बदले हैं।
और इस वाले चीज को हम लोग बोल रहे हैं कि आप dx के बदले, यानी कि जो मेरे पास ये फंक्शन दिया हुआ है हम उसको किस रूप में लिखेंगे, qx प्लस rx डिवाइडेड बाई dx, और qx के नाम पे कौन आएगा 1, rx के नाम पे कौन आएगा -5 प्लस ऑफ 5x, या बोल सकते हैं 5x माइनस ऑफ 5, और dx के नाम पे कौन आएगा ये ज्यों का त्यों। यानी कि जो मेरा सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, हम उसको एक बार इस तरीके से लिख रहे हैं, तुम अपना सहमति दिखाना कि हम सही कर रहे हैं या गलत। क्या कर रहे हैं कि जो फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ऑफ 6 इंटू ऑफ dx इज इक्वल टू लिख रहे हैं इस पूरे के जगह पे qx यानी कि 1 प्लस ऑफ rx यानी कि -5 प्लस 5x, या फिर इसको लिख सकते हैं 5x माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई dx डिवाइजर, यानी कि क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 और टोटल इनटू ऑफ dx। आप जो रेशनल फंक्शन दिए हैं हम उसी को केवल यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिखें, क्योंकि भैया अगर आप हमको इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन दीजिएगा तो हम वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन तब अप्लाई कर पाएंगे जब पहले इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को ऐसे लिख लेंगे, तो जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे का प्रोसेस करेंगे, इसको मिटा देते हैं, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहला बात तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो qx के जगह में बचा है वो सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन है, 1 है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो बचा हुआ है rx के जगह पे वो एक पोलिनोमियल है, और नीचे जो dx के जगह बचा है वो भी एक पोलिनोमियल है। ऊपरे वाला जो पोलिनोमियल है वो डिग्री 1 का है, नीचे वाला जो पोलिनोमियल है वो डिग्री 2 का है, और ऊपरे वाला का डिग्री नीचे वाला का डिग्री से अगर छोटा है तो हम इसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। और चूंकि ये वाला प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो केवल इसके लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एक बार और, इसके इक्वल टू यहाँ से बोल रहे हैं ये इक्वल टू अलग अलग कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ऑफ dx, थोड़ा पानी वाला से मिटा दी इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सूखा हुआ से पोछ लेते हैं। देखना क्या करेंगे, ये वाला इज इक्वल टू पहले क्या कर दिए 1 का इंटीग्रेशन अलग से प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू ऑफ dx अलग से कर दिए। और अब इसको इसे सोच लेते हैं। तो देखते हैं जिस समझो बढ़िया से, हमको साफ साफ पता है भाई कि हम लोग जो ये फंक्शन है, क्योंकि ये क्या था, ये वाला इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन था, और जब भी हमको इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन मिलेगा तब हमको उसको क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में तोड़ देना है। अब क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो साफ साफ इधर वाला अलजेब्राइक फंक्शन हमेशा बहुत सिंपल तरीके से इंटीग्रेबल होगा, और एने वाला जो बचेगा वो फिर से प्रॉपर रेशनल फंक्शन बच जाएगा। और चूंकि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन बच जाएगा इसलिए हमको पार्शियल फ्रैक्शन का याद आएगा इसको सॉल्व करने के लिए, और हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। अब सिंपल बात है, अब ध्यान से हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे जरूर, लेकिन एक छोटा सा बात है जो हम यही कर देना चाहते हैं कि हम क्या करने वाले हैं ना, नीचे जो मेरा ये जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है उसका नीचे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है हम इसको फैक्टराइज कर देना चाहते हैं। हालांकि अगर हम फैक्टराइज ना भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको तो बताया ही है कि अगर आपको प्रॉपर रेशनल फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर के नाम पे क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग मिलेगा तो आप ऐसे तोड़िएगा। रास्ता तो मेरे पास है, लेकिन फिर भी हम क्या करना चाहते हैं कि इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं ताकि दो को ये लिनियर में बदल जाए। और फैक्टराइज करने का क्या तरीका हुआ करता था, सबको पता है कि हम लोग फैक्टराइज कैसे क्या करते थे, क्लास 9 से फैक्टराइज करते आ रहे हैं, +6 इधर कुछ नहीं मतलब 1,
हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 6 को ऐसा ब्रेक करते हैं दो पार्ट में कि इंटू करने के बाद 6 से आना चाहिए, लेकिन ऐड करने के बाद बीच वाला टर्म आना चाहिए, यानी कि -5 आना चाहिए। क्या बोलना चाह रहे हैं? 6 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे दो नंबर्स में कि इंटू करने के बाद तो 6 से आना चाहिए, लेकिन जोड़ने के बाद मिडिल टर्म आना चाहिए, क्योंकि यहाँ मिडिल टर्म -5 है तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि -5 आना चाहिए। तो देखो इसको फैक्टराइज करना, मान लो 2 × 3 में किया तो ये गुना करने के बाद 6 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने के बाद 5 आ रहा है, जबकि हमको -5 चाहिए। तो इसीलिए क्या करेंगे, -2 × -3 में इसको फैक्टराइज करेंगे। इस 6 को -2 × -3 में फैक्टराइज करेंगे, तो जब इसको ऐसा फैक्टराइज करेंगे तो गुना करने के बाद 6 भी आ रहा है, और दोनों को जोड़ देंगे -2 प्लस -3 को, तो -5 के बराबर भी आ जाएगा। और अगर आप इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर पाए कि गुना करने के बाद 6 मिल गया और जोड़ने के बाद -5 मिल गया, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ के मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर दिया करते हैं। जैसे कि ये ज्यों का त्यों एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, मतलब 1 है तो फिर ज्यों का त्यों ही होगा, और माइनस ऑफ इसको स्प्लिट करना है, -2x और -3x में, और +6 अपना जगह पे। और उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेते थे तो x -2 बचा, यहाँ से -3 कॉमन हो जाएगा, -3 कॉमन हुआ तो यहाँ पर x -2 बचा, और ये दोनों से साफ साफ दिख रहा है कि x -2 कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, x -3। इसको हम लोग क्या कर लिए, फैक्टराइज कर लिए, यानी कि इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। फैक्टराइज करने का मतलब है कि भाई 13 ही बदला, कुछ और बात लिख दे रहे हैं इनटू के फॉर्म में, यही है फैक्टराइज करने का मतलब। तो इसका मतलब 13 ही बदला, अगर ये बात है तो हम 13 जगह पे ये लिख देंगे, क्योंकि ये लिखने से हम जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो पहले वाला के कंपेरिजन में ऐसा हम समझते हैं कि थोड़ा इजी रहेगा। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 1 × dx अपना जगह पे है, प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 5 अपना जगह पे है, और अभी देखें कि इस वाले के जगह पे हम ये बात लिख सकते हैं, तो लिख दे रहे हैं x -2 × x -3 × dx। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब 1 का इंटीग्रेशन जो है, 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता है, 1 का इंटीग्रेशन कितना के बराबर, x के बराबर, प्लस ऑफ इस पूरे बात को ना, क्योंकि हमको साफ साफ पता है कि इसके लिए हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, तो हम i मान लेते हैं, इस बात को पूरा i मान लिए, इसके बगल में स्केल लिख दे रहे हैं। और चूंकि इस लाइन में इसका इंटीग्रेशन हुआ है, तो हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का ठेका यहीं से लेकर चलना पड़ेगा, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब सिंपल सा बात है कि हमको अभी i को तो इंटीग्रेट करना बचा है, कि तो पूरा हमें इंटीग्रेशन साइन के साथ ही i मान लिए, तो अभी तो उसको इंटीग्रेट करना बचा है। इसको इंटीग्रेट करके जब यहाँ पर वैल्यू बैठाएंगे तब बेसिकली आप जिसका हमको इंटीग्रेट करने के लिए बोले हैं उसका आंसर निकलेगा। तो देखते हैं, तो हमें देखते हैं नाउ फॉर i मतलब क्या, 5x - 5 डिवाइडेड बाय x -2 इंटू ऑफ x -3 इंटू ऑफ dx। क्योंकि हमको साफ साफ पता है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो भाई पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कैसे होता है, ये तो पहले भी बहुत सारा क्वेश्चंस कर चुके हैं कि हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी इंटीग्रेंड दिया हुआ है 5x - 5 डिवाइडेड बाय x -2 इंटू ऑफ x -3 के जगह पे अभी कुछ करेंगे। क्या करेंगे, साफ साफ दिख रहा है। आपको बताया गया था कि जब भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन मिलेगा तो उसका डिनोमिनेटर के ऊपर फोकस करिएगा, और डिनोमिनेटर अगर लीनियर और नॉन रिपीटिंग होगा तो ऐसे तोड़िएगा, और ऐसा होगा तो वैसे, और बाकी होगा तो ऐसे ऐसे, जो भी बताया गया था। अब हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें एक तो x -2 है, x -2 है यानी कि लीनियर है, और वो एक ही बार है यानी कि लीनियर तो है और नॉन रिपीटिंग भी है, यानी पहला वाला केस। यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपरे कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाय नीचे वाला ज्यों का त्यों, क्योंकि यही तो बोला था कि नीचे अगर मिलेगा कोई लीनियर और वो एक ही बार मिलेगा तो ऊपरे कोई कांस्टेंट नीचे ज्यों का त्यों कर दीजिएगा, प्लस ऑफ एक वाउ फैक्टर मिला x -3, ये भी लीनियर है और ये भी एक ही बार है,
यानी कि फिर से पहले वाला केस में आएगा कि भाई साहब लीनियर है और आप नॉन रिपीटिंग है, तो लीनियर और नॉन रिपीटिंग है तो क्या कर सकते हैं, b डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 3। और इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि भाई कांस्टेंट का वैल्यू निकालते थे और यहाँ पर पुट करते थे। क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि इसके बदला ऐसा लिखने के लिए दुनिया में केवल एक ही गो ए यानी एक ही कोई कांस्टेंट बना होगा ए के जगह पे और बी के जगह पे, जिसको जब यहाँ पर रखेंगे और एन ए वाला को सॉल्व करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। और ए बी का सॉल्व करने का जो प्रोसेस था फिर से एक बार करके दिखाते हैं, हालांकि पहले भी किए हैं लेकिन एक बार और करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 2 इंटू x माइनस ऑफ 3 जेव का तेव है। और इधर क्या कर लेते थे, एलसीएम। साफ साफ सबको पता है कि एलसीएम x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 होगा। यहाँ पर ई वाला तो भिड़ गया तो a के साथ गुना होगा x माइनस ऑफ 3 प्लस यहाँ पर ई वाला भिड़ गया तो b के साथ गुना होगा प्लस x माइनस ऑफ 2। और यहाँ पर देखें कि दोनों तरफ सेम बात है इसलिए उसको कैंसिल कर दिए। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचने वाला है मेरा, देख लो, उसके बाद बचने वाला है मेरा उसके बाद बचने वाला है मेरा 5x यहाँ के बाद से यहाँ स्टार्ट हो रहा है। 5x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू a इंटू ऑफ x माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ b इंटू ऑफ x माइनस ऑफ 2। और हम लोग इसको इक्वेशन 1 माना करते थे। और ये जो आया है इक्वेशन 1 इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते थे कि भाई साहब जो आया है ना ये आइडेंटिटी है। क्या है ये, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी का मतलब साफ साफ क्या समझे थे कि अगर ये आइडेंटिटी है तो कोई भी x का वैल्यू लो और उस x के वैल्यू पे LHS निकालो और RHS निकालो, हमेशा बराबर है। तो जब हमको पता है आइडेंटिटी के बारे में कि कोई भी x का वैल्यू लेकर के LHS RHS के बराबर होगा तो हम लोग अभी यहाँ चालाकी करेंगे, x का कुछ ऐसा वैल्यू चूज करेंगे जिससे, चूंकि मेरा मकसद क्या है यहाँ अब इसके बाद का जो प्रोसेस है ना वहां से मकसद क्या है, इन कांस्टेंट्स का वैल्यू निकालना। तो चूंकि मकसद कांस्टेंट्स का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि x के जगह पे 3 चूज कर रहे हैं। 3 इसलिए चूज कर रहे हैं कि हमको पता है कि चूंकि आइडेंटिटी है, अब x की जगह पे 3 रखेंगे तो इसका LHS इसका RHS बराबर होगा, मतलब जो LHS आएगा वही RHS आएगा। लेकिन 3 रखने के चक्कर में RHS में वो कमाल का बात ये होगा कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और चूंकि पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हमको पता है कि उस 3 पे LHS RHS के बराबर आएगा, तो LHS जो आया सो आया, RHS जो आया सो आया, और RHS जो आएगा उसमें B भी इन्वॉल्व रहेगा। और चूंकि B अकेला बचेगा और नोन के नाम पे केवल अकेला बचेगा तो आसानी से B का वैल्यू निकाला जा सकता है। और यही तो मकसद है ये B का वैल्यू। तो इसलिए हम यहाँ पर चालाकी करेंगे दो बार कि पुटिंग x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा RHS का और उससे B निकल जाएगा। एंड एक बार x इक्वल टू क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2, पुटिंग x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2 कहां पर, इन इक्वेशन 1। देन वी गेट देखो क्या गेट करेंगे, सिंपल बात है, जब x इक्वल टू तुम 3 डाले तो इस आइडेंटिटी का LHS क्या आएगा 5 इंटू 3 माइनस ऑफ 5 और RHS क्या आएगा a इंटू ऑफ 3 माइनस 3 प्लस ऑफ b इंटू ऑफ 3 माइनस ऑफ 2। यहाँ साफ साफ पता चल रहा है 15 में से 5 गया तो 10 बचा, इज इक्वल टू 3 में से 3 गया 0, 0 इंटू 0 लिखने का कोई दरकार नहीं है। और यहाँ पर 3 माइनस 2 1 इंटू बी, यहाँ पर बचा 0 और यहाँ पर बचा b, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट 10 किसके बराबर बचा, b के बराबर बचा। और जब आप x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो उस दिन LHS क्या होगा 5 इंटू 2 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू a इंटू ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ b इंटू ऑफ 2 माइनस ऑफ 2। और यहाँ हो जाएगा 5 गुना का 10 में से 5 गया तो यहाँ 5 बचेगा और इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा a इंटू ऑफ 2 में से 3 गया यानी कि -1 बचेगा और प्लस ऑफ 2 में से 2 0 इंटू b 0 बचेगा।
यानी कि फाइनली क्या बचा, यहां पर जो है 5 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ऑफ 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा -5, और हमको पता चल गया कि ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू -5 और बी का वैल्यू 10 रखेंगे। यहाँ ए का वैल्यू -5 और बी का वैल्यू 10 रखेंगे और तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको क्या पता है, बेसिकली मेरा टारगेट क्या है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देख लो भाई, हम लोग क्या जाने, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 2 इंटू ऑफ x माइनस ऑफ 3 के जगह पे a बाई एक्स माइनस टू, a बाई एक्स माइनस टू, और a कितना है तो -5 बाई एक्स माइनस ऑफ 2 और प्लस ऑफ b बाई एक्स माइनस 3, यानी b की जगह कितना है 10 बाई एक्स माइनस ऑफ 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमेशा तो इसके बराबर ही आ जाए। और बेसिकली हमको इसको करना है इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करना है, इसलिए इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाते रहे और इधर इंटीग्रेशन का साइन लगाएं तो मजबूरी है कि इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ dx लिखना ही पड़ेगा। मतलब इसका इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब इसको इंटीग्रेट कर दो। हमको इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है भैया, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम सबसे पहले आपको ही कुछ दूसरे तरीके से लिखे और वो अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो उसका जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि जो वो लिखे हैं वो आपके बराबर है। और इंटीग्रेशन के दुनिया में हम लोग क्या जानते हैं, और ये किसके बराबर है, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, ये आई के बराबर है। तो इंटीग्रेशन की दुनिया में क्या जानते हैं, अलग अलग करने का फैशन है और कांस्टेंट को बाहर निकालने का ही फैशन है। तो इसको जब अलग करेंगे तो -5 कांस्टेंट के नाम पे बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या 1 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 2 इंटू ऑफ dx, और प्लस के जगह पे प्लस, और जब इसको अलग करेंगे तो कांस्टेंट के नाम पे 10 बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू ऑफ dx। और हमको साफ साफ पता है कि -5, और इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर भिड़ जा रहा है, इसलिए आंसर होगा log mod अंडर x माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 10 इंटू ऑफ, चूंकि यहाँ पे भी नीचे वाला का ऊपर भिड़ जा रहा है तो आंसर होगा log mod अंडर x माइनस ऑफ 3, और यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट भिड़ जाएगा, मान लो c2, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि आप हमको इसका इंटीग्रेशन करने बोले, इसका बोले यानी कि इसका बोले मतलब हमको इसका इंटीग्रेशन करके देना होगा, इसका करके देना होगा तो वो तो इसके बराबर होगा और वो इसके बराबर होगा और वो इसके बराबर होगा। तो मतलब यहाँ पर है कि हम जो भी आई का इंटीग्रेशन निकाले हैं उसको हमको यहाँ पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो इसका आंसर निकाल कर देना है ना। तो इसका आंसर क्या है, x प्लस आई प्लस c1। तो x अपना जगह पे है प्लस c1 अपना जगह पे है, हमको i जो आया है उसको उठा करके यहाँ पर डालना पड़ेगा, और अभी i जो आया है उसको उठा करके यहाँ पर डालेंगे तो जो आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो उसको उठा करके डालते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा, यानी कि इक्वेशन 2 से i का वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो पुटिंग i फ्रॉम 2, i का वैल्यू जो आया है दूसरा से फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, जब ऐसा करेंगे तो क्या आएगा देख लो, ये आएगा ये पूरा बात, अरे यहाँ पर इक्वल टू लिखा मतलब इक्वल टू इसके बदला लिखा है, ये इक्वल टू लिखा हुआ है, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू ऑफ dx इज इक्वल टू, इसी के बराबर तो लिखा हुआ है x प्लस ऑफ i, x प्लस ऑफ i, और i कितना है -5 log mod अंडर x माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 10 इंटू ऑफ log mod अंडर x माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ c2।
और पहले से था प्लस C1, और हमको साफ साफ पता है कि दो कांस्टेंट जुट करके भी तो कोई नया कांस्टेंट आएगा, तो हम लोग C2 प्लस C1 के जगह पर कोई एगो नया कांस्टेंट जोड़ देते हैं, मान लीजिए C, और C किसके बराबर है, C2 प्लस C1 के बराबर। और अगला स्टेप इसको ऐसा लिख सकते थे कि यहाँ पर क्या लिख सकते थे, प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा, तो लिख सकते थे x माइनस 5 लॉग मॉड अंडर x माइनस 2 प्लस ऑफ 10 इंटू ऑफ लॉग मॉड अंडर x माइनस ऑफ 3, और यहाँ पर C2 प्लस C1 रहने देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं C, और ये जो है तुम्हारा दिया हुआ इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर होगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है।